स्वागत है आपका 89 स्वदेश पे। मैं हूं मनीष मेंदुगिरी और अगले आधे घंटे में बात करूंगा कि बाजार में क्या हुआ और कल के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। कई सारे सवाल जवाब होंगे, उनका भी मैं जवाब दूं, क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में फिर से गिरावट का दौर देखने को मिला। निफ्टी 17,000 के नीचे बंद हुआ और ये कहीं ना कहीं थोड़ा संकेत ऐसा है कि जो बाजार में हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखे। और इस बात की संभावना लगातार आशंका मैंने शो में जताई थी कि और मेरी जानकारी जताई थी कि बाजार में हो सकता है थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले। तो आज अगले आधे घंटे में क्या चर्चा करेंगे आपको फटाफट बता देते हैं। 17,000 के नीचे चूंकि हम बंद हुए हैं तो क्या इस लेवल पे अब आपको क्या करना चाहिए, ये जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अब चिंता की बात है या इसे बतौर मौका के तौर पे देखा जाए। जैसा कि मैंने बताया, दर्शकों के सवाल जवाब होंगे, आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर आपको क्या करना चाहिए, आपके पास कई सारे सवाल होंगे और आपको मन में कई सारे कन्फ्यूजन होंगे अपने शेयरों को लेकर। तो इन तमाम शेयरों के बारे में हमारे जो जानकार जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे क्या खरीदे क्या बेचे के तहत। इसके अलावा बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट यानी कि गिरते हुए बाजार में भी कई सारे शेयर हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं, काफ़ी सस्ते हो गए हैं। तो क्या इन शेयरों में खरीदारी का मौका है? हमारे जानकार जो है निवेश के आपके कुछ ऐसे स्टॉक्स ही बताएंगे और सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है और जो जानकार जुड़ेंगे हमारे उनके बारे में आपको बताएंगे। सवाल आप जो है 9136934056 पे जो है व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसमें आप अपना नाम, अपने शेयर का नाम, क्वांटिटी और किस प्राइस पे अपने लिए जरूर बताएं। इसके अलावा अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 89 स्वदेश के ट्विटर हैंडल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए, KKT लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल भेजिए। इसके अलावा यूट्यूब लिंक पे भी जाके आप अपना सवाल वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ से भी हम आपके सवालों के जवाब लेंगे और दर्शकों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप उन शेयरों पे आपकी क्या राय है। और आज जो दो जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, शर्मिला जोशी जुड़ेंगी शर्मिलाjoshi.com की, इसके अलावा नितलेश पावसकर जुड़ेंगे तनिषा एकेडमी के। इन दोनों से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आपकी क्या रणनीति अब होनी चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि गिरावट आप देखेंगे जिस लेवल पे तो बहुत ज़्यादा नहीं था, 17,000 के नीचे बंद हुआ। आज जो है निफ्टी ने जो है हमने देखा कि 17,211 के आसपास हाई बनाया, वहाँ से दबाव देखने को मिला। एक समय 16,938 के आसपास है, वहाँ से थोड़ा सा पुलबैक रैली देखने को मिली और 16,950 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। 71 पॉइंट की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में भी देखिए कमोबेश जो है गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला। वहाँ भी हमने देखा कि 39,000 का जो है जैसे तैसे लेवल जो है एक बार के लिए 39,000 के नीचे भी गया। 39,000 से फिर उसने थोड़ी सा पुलबैक रैली दिखाई और कह सकते हैं रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि 38,934 है तो वहाँ से करीब 100-150 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और 39,051 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देखिए निफ्टी के लूजर स्टॉक्स देखिए, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स थे जहाँ हमने देखा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा इंडियन सिंध बैंक, रिलायंस और SBI जैसे स्टॉक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। निफ्टी गेनर स्टॉक्स देखिए, अदानी ग्रुप के शेयर में वापस से फिर से तेजी बनती हुई दिखी। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे। हालांकि एडवांस डिक्लाइन नंबर अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी के 50 शेयर में से 28 ऐसे शेयर थे जहां गिरावट थी, तो 21 ऐसे शेयर थे जहां मजबूती देखने को मिली थी। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा था आधा खाली था, यानी कि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी पर बाजार कुछ अहम लेवल के नीचे बंद हुआ है। आज के कुछ ऐसे स्टॉक जो एक साल के ऊपरी स्तर पर आज जो कुछ इंडेक्स थे, IT, बैंक, FMCG, ऑटो जैसे इंडेक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। हालांकि मेटल और फार्मा दो ऐसे सेक्टर थे जिसमें हमने खरीदारी देखी। एक में डिफेंसिव कह सकते हैं, एक थोड़ा एग्रेसिव सेक्टर कह सकते हैं मेटल, जहाँ पे हमने थोड़ी मजबूती बनती हुई थी, करीब 2% की मजबूती देखने को मिली। सेक्टर को लेकर कुछ अच्छी खबरें आई तो उसका असर देखने को मिला था। कुछ स्टॉक्स जो एक साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुए इस गिरते हुए बाजार में भी, कमिंग्स, फोस्को, रामकृष्ण फोर्जिंग और पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे हमने एक अच्छी मजबूती देखी। लेकिन अब आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं दिखाता हूँ जिससे कि ये समझ में आएगा कि बाजार कैसे अपना ट्रेंड नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। पिछले 3 दिनों के निफ्टी का आप ऊपरी स्तर देखिए और निचला स्तर देखिए। 13 मार्च को निफ्टी का जो ऊपरी स्तर था 17,529 था, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। आज का जो ऊपरी स्तर था 17,211 था, यानी कि देखिए बाजार अटेम्प्ट किया नीचे से रिकवर करने का, लेकिन अपने पिछले हाई को पार नहीं कर पा रहा है। निचला स्तर देखिए, नीचे की तरफ का जो है ना नंबर्स लगातार हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ लगातार निफ्टी का लेवल खुलता जा रहा है। आज जो है 16,938 तक का लो बनाया था और रेंज जो है ट्रेड का देखिए, पहले दिन हमने देखा 13 मार्च को 416 अंकों का रेंज देखने को मिला था दायरा, उसके बाद 14 मार्च को 237 अंकों का रेंज देखने को मिला था दायरा और आज जो है ये 273 अंकों के बीच के दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखा था। तो कहीं ना कहीं बाजार अब हायर हाई के बजाय जो है लोअर लो बनाता जा रहा है। हमने देखा बाजार में तकनीकी तौर पर देखें तो नीचे की तरफ जो है अब गिरावट ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। धीरे धीरे बाजार
नीचे के लेवल और बना रहा है। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश यही ट्रेंड देखने को मिला है। 13 मार्च को देखिए 40,609 का हाई बनाया था और वहां से देखिए करीब करीब जो है एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी, वहां से 39,914 के आसपास आज का ऊपरी स्तर था। तो ऊपरी स्तर कहीं से आपसे देखें तो काफ़ी नीचे आ चुका है, जबकि आज का लो देखिए 38,934 था। तो कहीं ना कहीं बाजार में निफ्टी बैंक जो कमोबेश ट्रेंड निफ्टी का, वही कमोबेश ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बाजार तमाम कोशिशों के बावजूद भी जैसे ही पुल बैक करता है मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। ना तो बैंकिंग शेयर सहारा दे पा रहे हैं, ना कोई और सेक्टर सहारा दे पा रहा है, और यही वजह कि बाजार लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो ये आज के बाजार का हाल हुआ। शर्मिला, क्या राय होगी आपकी? पिछले दिनों भी जब बात हुई थी आपसे तो आपने कहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी करने की जरूरत नहीं, इंडेक्स पर थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अभी भी इस राय पे आप कायम है या आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, यहाँ से हो सकता है कि रिकवरी देखने को मिले? बहुत ओवरसोल्ड तो लग रहा है मार्केट, जैसे कि आप अभी चर्चा भी कर रहे थे और अगर आप स्टॉक की लिस्ट देखें, यानी इवन इफ यू डोंट गो बाय द निफ्टी नंबर, लेकिन अगर आप स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो अपने 52 वीक के लो के करीब है। क्योंकि सीधी सी बात है, आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से मार्केट इसी रेंज में रहा है और अब हम वो नीचे के रेंज की तरफ आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गिवन कि मार्केट के स्टॉक्स के लेवल्स हैं वो अपने 52 वीक के धीरे धीरे काफी करीब जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन ये अभी इस समय कहना मुश्किल है कि किस तरह, क्योंकि जो कंसर्न्स हम जिस पर रिएक्ट कर रहे हैं वो ग्लोबल कंसर्न्स है। इसलिए हमारे लिए बहुत तय करना मुश्किल है कि कहाँ पर जाके वो एक स्टेबिलिटी लौटेगी मार्केट में। माई सेंस इज अराउंड 16,800 निफ्टी लेवल, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि काफी ऐसे स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स है जिनके नतीजे भी अच्छे थे, विच आर कमिंग क्लोज टू देयर 52 वीक लो लेवल्स, तो उन पर आप एक नजर रख सकते हैं। तो एक स्टैगर्ड बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन कॉशन की मेरे हिसाब से अभी भी जरूरत तो शर्मिला, आप ये मान के चलिए कि ओवरसोल्ड जोन में अब आ चुके हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है, 16,800 तक का एक लेवल लगता है उनको कि यहाँ तक जा सकता है। नितलेश, कमोबेश आपकी भी यही राय है शर्मिला से, या आपको लगता है कि नहीं गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है और थोड़ा संभल कर रहना चाहिए? देखो, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, कंटिन्यूअसली 18,600 से मैं एक ही चीज कहता आ रहा हूँ, बेचना है बेचना है बेचना है। सब लोग 21,000 की बातें कर रहे थे, 19,000 की बातें कर रहे थे, कोई भी इस 16,800 को रेडी नहीं था सुनने के लिए। तभी हम लोग आपके चैनल के ऊपर आके एक ही चीज कह रहे थे कि ये 16,800 दिखा सकता है मार्केट, मार्च के 15 या फिर एंड तक हम लोग देखने को मिल सकता है। तो एक चीज का अभी भी ध्यान रखना चाहिए मुझे, ये वर्स्ट अभी तक ओवर नहीं हुआ है। जब भी आपको लगेगा कि बाजार में बहुत गिर चुका है, ओवरसोल्ड एरिया आ चुका है और कितना गिरेगा, तो मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो उसी हिसाब से और मार्केट गिरना तय होता है। छोटा मोटा बाउंस बैक आएगा, डेड कैट बाउंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो उछाल में हमारा जो एक चीज होगा वो बिकवाली करने का ही है। 17,500 तक आप बिकवाली का प्लान कर सकते हो, जो भी उछाल आएगा। जैसे मैं मैम को सुन रहा था, 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 16,780 से लेके 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो काफी अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। वहां से थोड़ा अगर बाउंस आता है 17,200 तक या फिर 250 तक, फिर से एक बिकवाली का नया फ्रेश ट्रेड यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो एक्चुअल टारगेट है वो काफी बड़े टारगेट है। जैसे मैंने लास्ट शो में कहा था, बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा 37,000 का टारगेट है और मुझे लग रहा है कि वो आते लग रहा है मुझे टारगेट। तो अभी भी कॉशियस रहना है, बाइंग नहीं करना है। कुछ भी करो, बाइंग ज्यादा क्वांटिटी में मत करो। छोटा छोटा अगर आप ले सकते हो तो ही लेना, लेकिन मैं मेरे क्लाइंट्स को जरा भी बाइंग का राय नहीं दे रहा हूँ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ से सेलिंग का ही प्लान कर रहे हैं। तो नितलेश, ये मानते हुए कि तो जिस तरह से शर्मिला के साथ उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई है कि 16,800 का लेवल है जहाँ थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे भी जाने की आशंका जता रहे। लेकिन हालांकि नितलेश ने पिछले हफ्ते भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इसी शो में कहा था कि बिकवाली के चलिए बिकवाली के मौके, और अभी भी वो अपने स्टैंड पर कायम है कि 17,250 17,300 के लेवल पर आता है तो वापस से बिकवाली करके चल सकते हैं। अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सर्वेश पांडे जी ने सुल्तानपुर से सवाल भेजा, टाटा पावर के उनके पास 100 शेयर है 111 रुपये के भाव पे। शर्मिला, क्या राय होगी, पावर शेयर में पावर देखने को मिलेगा कुछ? अगर पावर शेयर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, तो अगर एक स्टॉक मुझे वहां पर पसंद है तो वो टाटा पावर है। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से संकेत आ रहे हैं कि जो इस साल गर्मी रहेगी वो काफी हद तक ज्यादा रह सकती है
और उसका अनुभव हमने ऑलरेडी हम महसूस करने लगे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि पावर की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग अपने कूलिंग यूनिट्स चलाएंगे, और इस वजह से जो बड़े शहर है उनसे हम एक सर्ज देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर डिमांड। तो मेरे हिसाब से उनको इसमें एक थोड़ा लंबा समय का नजरिया रखकर बने रहना। समय का नजरिया लेकर रख सकते हैं आप होल्ड कर सकते। टाटा पावर पे टेक्निकल नजरिया भी लूंगा मैं, क्योंकि अश्विन परमार जी ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है। टाटा पावर के पास कि उनके पास 48 शेयर है 204 रुपये के भाव पे, और नजरिया उनका भी लंबा है 3 से 5 साल के लिए। क्या राय होगी इस पे खासतौर पे आपकी, नितलेश? सर मैं इसको बिकवाली करना पसंद करूंगा। थोड़ा सा लग रहा था कि 213 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक मोमेंटम आ सकता है। मेरे क्लाइंट्स ने आज कुछ पोजीशन शॉर्ट में बनाई है 205 207 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये चार्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो कंटिन्यूअसली 2021 या फिर 22 से अगर हम लोग कहेंगे तो 200 के एरिया के आसपास कंटिन्यूअसली ये ट्रेड कर रहा है। जब ये 200 के एरिया के नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये टाटा पावर 180 से लेके 160 ये लेवल भी दिखा सकता है। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। और जैसे मैम को सुन रहा था, टाटा पावर कंपनी अच्छा है, तो नीचे में अगर ये ब्रेकडाउन के ऊपर मिलता है तो और सोने पे सुहागा हो सकता है। तो अभी के लिए 200 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड अभी भी इसमें पेंडिंग है, और मुझे लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि 213 एक मैंने लेवल कहा था बीच में, लेकिन उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया, तो इस वजह से फिर से ये स्टॉक सेलिंग में आ चुके हैं। तो टाटा पावर पे अगर आपका नज़रिया लंबा है, जैसा कि अश्विन परमार जी ने बताया 3 से 5 साल का, तो शर्मिला जी का ये कहना है कि आप शेयर को होल्ड कीजिए, मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर और किसी के पोर्टफोलियो में नज़रिया छोटा है तो फिर आप इसमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं, या बिकवाली करके चल सकते हैं, या थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए आपने खरीदा है, निश्चित रूप से होल्ड कीजिए। शर्मिला की राय है। आलोक जी ने सवाल भेजा है जोधपुर से, BPCL के 345 शेयर उनके पास है, 451 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें शेयर में। शर्मिला, क्या राय होगी शेयर पे? Very honestly, I'm not a buyer in any of the oil marketing companies, और मेरे हिसाब से ये पूरे सेक्टर से ही थोड़ा दूर रहना चाहिए। So I would actually be a seller. नजरिया से तौर पर इसमें बिकवाली करने का आता हुआ BPCL पर पूरे सेक्टर से दूर रहने की बात कर रही हैं। प्रभाकर जी ने मुंबई से सवाल भेजा है PNB बैंक को लेकर, 4000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 57 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर होल्ड करें या निकल जाए। क्या राय होगी नितलेश PNB पे? देखो, स्ट्रक्चर अभी काफी वीक हो चुका है इस कंपनी का, तो मुझे लग रहा है कि अगर समझो किस कारण से ये जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 38 या फिर 39 के आसपास किस कारण से मिलता है, तो वहां पे एक्यूमुलेशन करने की मैं राय दूंगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मुझे कोई भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक पसंद नहीं आ रहा है। मैंने SBI को भी 560 के आसपास बिकवाया। मेरा SBI के ऊपर टारगेट जो है वो 450 रुपीज का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑलमोस्ट 130 के आसपास हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। कैनरा बैंक को बिकवाया है 300 के आसपास, 270 या फिर 260 रुपए का टारगेट हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अभी का एक माहौल देखना पड़ेगा आपको। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें जोर से तेजी आई थी, उसी पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो जहां पे आपको लेना है, जहां पे ब्रेकआउट आया था, उस जगह को टेस्ट करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक, तो आप यहाँ पे पोजीशंस अपनी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो PNB पे तो यही रहा है कि बिकवाली के चलिए, और फिलहाल के लिए सरकारी बैंकों से पूरी तरह से दूर रहने की नितले सलाह दे रहे हैं। टेक्निकल तौर पर उनको लग रहा है, तकनीकी तौर पे कि शेयर में थोड़ा दबाव और भी देखने को मिल सकता है। सीमा पुरोहित जी ने सवाल भेजा, टाटा कॉफी के 50 शेयर उनके पास 245 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या नजरिया हो। टाटा कॉफी पे क्या राय होगी आपकी शर्मिला? दिस इज मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कॉफी पर मेरी कॉफी एज अ सेक्टर पर मेरी काफी पॉजिटिव राय है। तो और इनके नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं, और वैल्यूएशन भी काफी ठीक ठाक लग रहा है, तो मेरे हिसाब से बने रहे। तो टाटा कॉफी होल्ड करने की सलाह सीमा जी आपके लिए, शर्मिला जी की तरफ से आप शेयर को रख के चल सकते हैं। टाटा मोटर्स पे प्रशांत ने सवाल भेजा पश्चिम बंगाल से, 55 शेयर उनके पास, 442 रुपये 55 पैसे के भाव पे, वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करें। नितलेश, क्या राय होगी आपकी टाटा मोटर्स पे? देखो, टाटा मोटर के साथ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, टाटा मोटर्स में 390 से लेके 400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो आपको पोजीशंस एग्जिट करनी पड़ेगी। हालांकि आपका क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, 50-55 स्टॉक ही है, तो आप एक चीज का ध्यान रखो, 400 या फिर 390 का थोड़ा सा अगर सेपर साइड स्टॉप लॉस रखना है तो रख सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो मेरा व्यू है ऑटो स्टॉक्स के ऊपर, वो काफी बीरिश है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि M&M 1280 जब चल रहा था, मेरा टारगेट 1150 1050
10 का टारगेट है। तो आप चीजों को समझो, ये वाला मार्केट जो है वो लेके बैठने वाला मार्केट नहीं है। स्टॉप लॉस से एग्जिट करके आपको पोजीशंस एग्जिट करनी पड़ेगी, और नीचे में अगर आपको मिलता है तो स्टॉक्स में पोजीशंस बना सकते हो। तो मेरा व्यू टाटा मोटर्स के ऊपर क्लियर है। 390 का एक अगर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो लगा लो, अदरवाइज पोजीशंस को एग्जिट कर लो। 390 रुपये के स्टॉप के साथ होल्ड करने की सलाह है प्रशांत की तरफ से। हालांकि उनका नज़रिया अभी भी इस स्टॉक्स पे नेगेटिव, उनको लगता है कि दबाव थोड़ा और भी देखने को मिल सकता है, इसलिए उन्होंने 390 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की आपको सलाह दी है प्रशांत जी। प्रकाश केसवानी जी ने गुजरात से सवाल भेजा है, डिस्ट्रीबी के बारे में जानना चाहते हैं। 630 शेयर है उनके पोर्टफोलियो में, 612 रुपये के भाव पर वो जानना चाहते हैं कि क्या मुनाफा ले ले या लंबी अवधि के लिए शेयर को होल्ड करें। शर्मिला क्या राय होगी? वी आर टॉकिंग अबाउट डिश टीवी, राइट? जी, मेरे हिसाब से उनको इसमें निकल जाना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्टॉक वेरी ऑनेस्टली दैट आई ट्रैक, और नतीजे और जिस तरह की डेवलपमेंट्स रही है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से उनको यहाँ से निकल जाना। तो डिश टीवी से निकलने की सलाह शर्मिला की तरफ से। तो आप इसमें मुनाफा बुक कर लीजिए और जो पैसे हैं उसको थोड़ा एंजॉय कीजिए, और कुछ स्टॉक्स जो अभी शर्मिला बताएंगी आप उसमें भी निवेश करके चल सकते हैं। आसिफ यासीन जी ने सवाल भेजा है मुंबई से, अदानी बिल्डर के बारे में जानना चाहते हैं। 11 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 425 रुपये 92 पैसे के भाव पे, यानी 425 के भाव पे। अभी तो उनको ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। क्या राय होगी? क्वांटिटी बहुत कम है नितलेश अदानी बिल्डर की, आपकी क्या राय होगी इस पर? देखो, ये स्टॉक अगर मैम ले कवर करती है तो अच्छा होगा, क्योंकि टेक्निकल्स अगर हम लोग देखेंगे तो काफी खराब है स्टॉक्स के। इसमें मैं पर्सनली कोई भी स्टॉक के ऊपर अडानी ग्रुप के व्यू नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि देखो न्यूज की वजह से चलेंगे, न्यूज की वजह से गिरेंगे, तो चार्ट्स के हिसाब से कुछ ये नहीं होगा। अगर आप मैम से कवर करोगे अडानी विलमार, कुछ फंडामेंटल्स उनके पास रीजन होंगे, तो आप प्लीज उनको ये राय देने के लिए कहोगे, क्योंकि मेरे से कुछ गलत चीजें ना जाए, इस वजह से ये चीज मैं कह रहा हूँ। क्या राय होगी आपकी? आई थिंक विद इन द अडानी ग्रुप ये ऐसा स्टॉक और ये एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे काफी पसंद है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इनके पिछले क्वार्टर के नतीजे इतने ठीक नहीं रहे, एंड आई थिंक देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये स्टॉक्स फिलहाल जो है इतना इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन एक जिस तरह के न्यूज फ्लो है ग्रुप के हिसाब से उसमें ये चल रहे हैं। तो वो अगर आपकी तैयारी है कि उसको आप उस पर नजर रख के एक व्यू बनाए, तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं इसमें। बट एज आई सेड द कैवियट इज कि आप इसके न्यूज जो ग्रुप के पूरे न्यूज है उस पर आप एक जरूर नजर रखें। तो आसिफ जी, बस आपको अदानी ग्रुप में होल्ड करना, बस ध्यान ये रखना है कि लगातार इतना स्वदेश देखते रहें, जो भी अदानी ग्रुप से खबरें आती हैं उस खबरों से आप अपडेट रहें और शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जितेंद्र गवली जी ने सवाल भेजा है मुंबई से, बजाज फिनसर्व के 225 शेयर उनके पास हैं 1646 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करें। लगातार हमने देखा कि शेयर में गिरावट देखने को मिला, खासतौर पे दोनों बजाज ट्विंस में देखे, बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस हो। पिछले दिनों कई सारे रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद हमने देखा लगातार दबाव बना है, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आए थे। नितलेश, क्या रहा होगी बजाज फिनसर्व पे आपकी? देखो, मंडे को हम लोग शो कर रहे थे, तब मैंने क्लियर कट एक चीज कहा था, जब तक ये काउंटर 1420 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मुझे इसमें जरा भी तेजी नहीं लगती है। तो मेरा जो व्यू है बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व के ऊपर, अभी भी सेलिंग बाकी है। मुझे बजाज फाइनेंस 4500 से लेके 4200 ये लेवल दिखा रहा है, तो वहां पे जाके आप थोड़ा सा पोजीशंस को कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक्स में बिकवाली काफी है। एनबीएफसी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको और तेजी से देखने मिलेगा, क्योंकि बैंक्स के बाद इनका ही नंबर आने वाला है। तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पे ये राय आते हुए नितलेश की तरफ से, उनको लगता है फिनसर्व में थोड़ी और भी दबाव देखने को मिल सकता है। उमेश मन्ना जी ने कोलकाता से सवाल भेजा है, मेघमनी ऑर्गेनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 100 रुपये के भाव पे, शानदार उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। शर्मिला, क्या राय होगी? 100 शेयर 100 के भाव पे, 3 महीने का नजरिया? 3 महीने का नजरिया मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली एक तो जिस तरह से मार्केट है उसके साथ साथ आई थिंक अगर आप केमिकल्स एज अ प्ले देखेंगे तो थोड़े मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ व्यूज हो गए उसमें, क्योंकि जो एक बड़ा फैक्टर इनके फेवर में था China Plus 1, उसका थोड़ा टेलविंड अभी कम हो गया है। तो उस लिहाज से भी जिस तरह के गेन्स हमने पहले देखे थे केमिकल सेक्टर में, उस तरह के अब हम मेरे हिसाब से नहीं देखेंगे। हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक मेघमनी ऑर्गेनिक्स जिस तरह के नतीजे है और जिस तरह के वैल्यूएशन है काफी ठीक लग रहा है, लेकिन 3 महीने का मेरा व्यू नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से आपको इसमें थोड़ा लॉन्गर टर्म इन्वेस्टेड रहना।
मैंने ऑर्गेनिक्स पे शर्मिला ने तो मोहर लगाई है, बस उमेश जी आपको करना ही है कि नज़रिया थोड़ा आपको लंबा करना होगा। 3 महीने के बजाय इसको जो है 8 महीने से लेकर 1 साल का नज़रिया रखिए, तो फिर इसमें रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की, अब बात करते हैं कुछ अहम ट्रिगर्स की जो कल आने वाले हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी है। वामाक्षी, कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा पर। उसी के साथ हम ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू बनता है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। कल वीकली एक्सपायरी होगी और हमें काफ़ी मूव्स नज़र आ सकते हैं कल के मार्केट सेशन में। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी और सीएलबी फोकस में रहेंगे क्योंकि कल बोर्ड की बैठक होने जा रही है और ये इंटरिम डिविडेंड पर कंपनी कंसिडर करेगी FY23 के लिए। वेल्सपन एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी का जो बायबैक इशू है वो कल खुल रहा है और उसके ठीक विपरीत हम देखेंगे कि जागरण प्रकाशन, ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी का बायबैक इशू बंद होने जा रहा है। आखिर में हम फोकस करेंगे मेडिको रेमेडीज़ पर। हम देख रहे हैं कि एक्स डेट है कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की 10 रुपये से 2 रुपये प्रति शेयर पर। तो ये थे लार्जली इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये ट्रिगर्स बताने के लिए वामाक्षी आपका शुक्रिया। ये कुछ अहम ट्रिगर्स है जिसका असर जो है, इन कुछ शेयर के भी ट्रिगर्स थे जिसका असर हम कल बाजार में होते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पे निवेश के मौके हैं, वीआईपी शेयर्स। शर्मिला, आपने कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, तो कुछ तो प्रॉफिट का पैसा वो मैंने कहा उनको कि एंजॉय करें और कुछ में शेयर में खरीद सकते हैं। कौन सा शेयर आप बताएंगे उनको खरीदने के लिए? एक तो जैसे कि मैंने कहा कि एक थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें ऐसे मार्केट में। हैविंग सेड दैट, जो स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है अभी के समय वो है पेट्रोनेट एलएनजी। ये ध्यान में ऑफकोर्स इसमें भी रखना चाहिए कि जिस तरह के मैक्रो विंड्स है ये पूरे सेक्टर को लेकर, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इस पूरे सेक्टर को लेकर वो एक ग्लोबल लेवल के है तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो जिस तरह से उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरह का उनका ऑर्डर बुक है, जिस तरह का उनका सप्लाई चेन बढ़ रहा है, जिस तरह के उनके नतीजे आए, इन सब चीजों को देखकर काफी कंफर्ट है इस स्टॉक में। और इधर यहाँ पर मेरा एक टारगेट आप 270 का ध्यान में रखकर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो 270 रुपये का टारगेट साथ पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी करके चल सकते हैं। आज भी हमने देखा था शेयर में करीब गिरते हुए बाजार में करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिली थी। नितलेश, आपने तो लगातार बिकवाली करने की सलाह दी है, हर सेक्टर पे आपने कहा कि दबाव देखने को मिलेगा, तो क्या बिकवाली ही बताएंगे किसी शेयर में या इंडेक्स में? जी सर, डेफिनेटली बिकवाली करके जाना है। एक स्टॉक होगा सीमेंस का। सीमेंस में हमें 3270 के नीचे बिकवाली करना है। 3300 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे 3200 मेरा इनिशियल लेवल है, 3200 से लेके 3220। हालांकि मेरा टारगेट इसके ऊपर 3100 से लेके 3050 ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को क्या करेंगे, लॉक करेंगे या फिर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे। एक्चुअली ये स्टॉक एज ए डिस्क्लोजर मैंने क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया है और क्लाइंट्स को शेयर किया है। और जो भी लास्ट समय पे हम लोगों ने रिकमेंड किया था पॉलीकैप 3120 के आसपास, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। और HDFC जो 2680 के नीचे बिकवाया था, तो वहां पे चाहिए तो आप 2600 का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के फिर से आप 2350 या फिर 2400 के टारगेट के लिए आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। तो ये राय आते हुए नितलेश की तरफ सीमेंस बेचने की सलाह दे रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए थोड़ा फेवरेबल दिया उन्होंने, केवल 20 रुपये का रिस्क है। उनको लगता है कि 3300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली कीजिए 3200 का, यानी कि यहाँ से करीब 80 रुपये नीचे का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शर्मिला और नितलेश, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये कल की तैयारी में हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, मार्केट की बात की। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।